आज के उर्दू नामा में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है। मैं अपना अफसाना पढ़ रहा हूँ जिसका उन्वान है बिन्ते ज़ुलेखा। शमसू की माँ को मालूम कि हम खैरियत से हैं और तुम लोगों का खैरियत नेक चाहता हूँ। अब्बा की तरफ से शमसू को बहुत बहुत दुआ, और ज़रूरी बात यह है कि सुभान मियाँ का बेटा इस्लाम के हाथ 40 रुपया भेज दिया है जो मिला होगा। बाड़ी वाला का किराया दे दो और मुन्नी को डॉक्टर को दिखाओ, दवा खिलाओ। उसका बीमारी का हाल सुनकर हम परेशान हैं। कम लिखने को जास्ती समझो। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ाम करके और रुपया भेज दें। हमारा बुखार उतर गया है मगर खांसी पर ऐसा है कि बहुत परेशान हैं। अब्बा की तरफ से छोटी और मुन्नी को बहुत बहुत दुआ। बाड़ी वाला को सलाम, महल्ला वालन को भी सलाम। जल्दी से जवाब दो, सलाम और दुआ। मोहम्मद कलीम उर्फ कलूट मियाँ, कलकत्ता से। लिखने वाले की तरफ से पढ़ने वाले को सलाम। मैंने हंसते हुए वालेकुम सलाम कहा और ख़त पढ़कर पोस्ट कार्ड ज़ुलेखा की तरफ बढ़ा दिया, जो गौर से ख़त के एक एक लफ्ज़ को सुन रही थी। अचानक मज़लूम का ख़त्म होने पर उसे यकीन नहीं आया। उसकी पुरुमीद आंखें मायूसी से भर आईं। और क्या लिखा है बाबू? आने के बारे में लिखा है? उसकी मायूसी ज़बान पर आ गई। ज़ुलेखा ने इस तरह पूछा था जैसे मैंने जानबूझकर ख़त का कुछ हिस्सा दानिस्ता पढ़ना छोड़ दिया था। मैं जिनला से गया और कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा था पढ़ दिया, अब जाओ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। और रोज़ रोज़ महल्ले वालों के इस ख़त पढ़ने और जवाब लिखने से मैं उकता सा गया था, मगर अम्मा का इसरार से मजबूर था। जहाँ मैंने इनकार किया और उनकी नसीहत शुरू हो जाती, बेटे ऐसे इनकार नहीं करते, गरीब लोग हैं, जाहिल हैं, आखिर कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है तभी तो तुम्हारे पास आते हैं। अब उन्हें कौन जवाब देता है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इसलिए थोड़े इल्म दिया है कि इनको इन बकवास किस्म के खुद पढ़ता रहूँ। मगर हमेशा जवाब एक ही सा होता, सर खपाता फिरूँ। अम्मा के हुक्म से सरताबी मुमकिन नहीं थी, और ये ज़ुलेखा तो हर 10 दिनों बाद हाथ में ख़त लिए मौजूद होती और फिर एक सादा सा पोस्ट कार्ड आगे बढ़ाते हुए लजाज कहती, ज़रा जवाब लिख दो बाबू। दरअसल इस मोहल्ले में ज़्यादातर लोग जाहिल और गरीब रहते। हवेली के पीछे एक पतली सी गली थी जिसके दोनों किनारों पर मिट्टी के खपरील पोश मकानों का एक सिलसिला था। गली इतनी पतली थी कि 2 रोया मकानों के छप्परों की उल्टियाँ गले मिलती थीं और उनमें धूप की भी गुंजाइश नहीं थी। गली के बीचों बीच एक नाली सी बनी हुई थी जो गहरी भी थी, मरगलारत से भरी थी। अब पानी ऊपर से गली में बहता रहा था। मुर्गियाँ इसमें फुदक फुदक कर नक्शो निगार बनाती थीं। ये नालियाँ बच्चों के लिए टॉयलेट और बड़ों के लिए पेशाब खाने का रोल भी अदा करती थीं। हवेली के पीछे गली के सिरे पर एक साहब मियाँ जान का मकान के सामने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक नल था जिसमें सुबह और शाम कुछ देर के लिए पानी आता था। ये नल महल्ले वालों को पानी कितना देता था यह कहना तो मुश्किल है, मगर महल्ले की रौनक इसी के दम से थी। ये मुमकिन न था कि औरतों में लड़ाई न हो। ऐसा लगता था कि यह लगाया ही गया इसलिए था कि लड़ाई झगड़ा हो सके, और ये न होता तो वाकई सन्नाटा इन बोसीदा मकानों को पी जाता। अक्सर तो गली में ऐसी महाभारत होती है, गालियों के ऐसे मुबालगा आमेज़ फवारे छूटते, कोसलों की ऐसी धारदार बारिश होती कि नौबत हाथापाई पर आ जाती, और औरतों का ये मुकाबला काबिल-ए-दित और काबिल-ए-इबरत भी था। मगर ये लड़ाइयाँ आर्थिक होती थीं। सुबह को घमसान की लड़ाई हुई और शाम को वही औरतें एक साथ बैठी खुशगपी में मशगूल। ये लड़ाइयाँ ज़्यादातर औरतों में होती थी, इसलिए कि अक्सर मर्द तो कलकत्ता, झरिया और दूसरे शहरों में काम करते थे, और जो यहाँ थे भी उमूमन लड़ाई के औकात में घर से बाहर होते थे। काम करके लौटने पर वो अक्सर अपनी बीवियों की ज़बानी लड़ाई की दास्तान सुनते थे। ये दास्तान अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट की तरह उमूमन जानिबदारी से भरपूर होती थी। मर्द इस कदर आदी हो चुके थे कि मुहावरतन एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते, और अगर कोई बीवी कुछ ज़्यादा देर तक उसके कान खाती या मुश्तल करने की कोशिश करती तो वह चुप ससुरी, हरामजादी, दिमाग ख़राब कर रही है, हम थके थकाए हैं, यही सब सुनने को। इसके बाद खामोशी हो जाती। दर्जी और राज मिस्त्री और बीड़ी बनाने वालों का यह मोहल्ला अपने एक मुकम्मल ख़ानदान था, जिसके बेशतर मर्द कलकत्ता में काम करते थे और औरतें बच्चे मिट्टी की कोठरियों में रहते थे। ईद और मुहर्रम के मौक़ों पर जब ये कलकतिया घर आते तो गलियों में जैसे बाहर जाती। नए नए कपड़े, प्लास्टिक की चप्पलें और बालों में तेल चपोड़े रंग बिरंग के
रिबन लगाए लड़कियां और रंग बिरंगे चारखाने की लुंगी पहने मर्द हर दरवाजे पर नजर आते। इन मर्दों को उर्फ़ आम में कलकतिया कहा जाता था। इनकी ज़बान भी मुख्तलिफ थी, बल्कि मगही और खड़ी बोली की इम्तिज़ाज से एक नई शहरी ज़बान का जन्म हो गया था, जिसका कोई नाम तो न था मगर थी बहुत दिलचस्प। अक्सर बरामदे में हम खड़े होते तो सामने से जाता हुआ कोई कलकतिया रुक जाता। सलाम बाबू, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। कब आए कलकत्ता से? मैं पूछता। मैं कल आए बाबू, बचवा बीमार है, डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ। यहाँ सब डॉक्टर बेकार माफिक है, खाली पैसा लेता है, दवाई एकदम ख़राब देता है। कलकत्ता में तो बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हैं, अपना मुल्क बहुत ख़राब है। कलकत्ता में काम करने वाले लोग अपने शहर को मुल्क यानी मुल्क बोलते थे और बात बात पर कलकत्ता की बड़ाई करने से बाज नहीं आते थे, बल्कि इन पड़ोसियों को भी हक़ीर समझते थे जो कलकत्ता से महरूम थे। वैसे यह और बात थी कि छुट्टी ख़त्म होने पर जब ये वापसी का किराया नहीं होता तो ये अपने पड़ोसियों को कलकत्ता से लाई हुई चीज़ें आधे दामों पर बेच देते थे। बल्कि अक्सर मोहल्ला वाले तो इंतज़ार में रहते थे, कलकतिया आए तो आधे दामों पर छाता और लुंगी मिल जाएगी। मुझे इन कलकतिया लोगों से बेहद दिलचस्पी थी, मगर उनके खतूत पढ़ने और जवाब लिखने से मुझे उबकाई से आने लगी थी। ऐसा लगता था कि सारे खतूत कलकत्ता का एक ही मुंशी लिखता है, इसलिए सबका मजमून बिल्कुल एक सा होता, सिर्फ नाम बदल जाता। ख़ासकर लिखने वाले की तरफ से पढ़ने वाले को सलाम पढ़कर पहले तो मुझे हंसी आती थी, मगर अब गुस्सा भी आने लगा था। लिखने वाला मुंशी खूब जानता था कि जिसे ख़त लिखा जा रहा है वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए वो हमें भी अपना हमपेशा समझ कर सलाम करता था। गैर इरादी तौर पर मैं भी जवाब में सलाम लिख दिया करता था। इस तरह उस मुंशी से, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, एक अजीब सा रिश्ता कायम हो गया था। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। मुझे फ़ुटबॉल खेलने को जाने की जल्दी थी और जुलेखा की बच्ची ख़त पढ़वाने और जवाब लिखवाने की मौजूद थी। मैं इनकार करके जा ही रहा था कि फिर उसने गिड़गड़ा कहा, बहुत बहुत दुआएं देंगे, जीते रहिएगा बाबू, बड़ा अफसर बनिएगा, ज़रा सा जवाब लिख दीजिए। छोटे मम्मा की आवाज़ गूंजी, क्या बात है? जुलेखा इतना गिड़गिड़ा रही है, क्यों नहीं लिख देते? आखिर कहाँ जाएगी वो ख़त लिखवाने? अम्मा की आवाज़ गूंजी। अम्मा, मुझे देर हो रही है, 5 मिनट का काम है, ख़त लिख दो। अम्मा ने फैसला सुना दिया। लाओ बताओ क्या लिखना है, मगर एक शर्त है, मैं फिर सुनाऊंगा नहीं। जुलेखा ने मेरी शर्त को नज़रअंदाज करते हुए पोस्ट कार्ड आगे बढ़ा दिया। बोलो भी क्या लिखना है? मैंने जुमलाही अंदाज में जुलेखा को डांटा। वो बोलने लगी जैसे ख़त न लिख रही हो, कलूट मियाँ से बातें कर रही हो। शमसू के अब्बा को मालूम हो कि ख़त मिल गया, तुम अपना खांसी डॉक्टर को दिखा कर दवा खाओ, ये ठीक नहीं है, खांसी बुखार पुराना होता है। तुमको मालूम हो कि जो 40 रुपया भेजे थे सब खर्च हो गया, दवा दारू में, बाड़ी वाला का किराया देना है, मुनिया और छुटकी दोनों बीमार हैं, हमारा भी जी ठीक नहीं है, सर में कमर में दर्द रहता है, खांसी है, तलवा जलता है, खाने को जी नहीं चाहता, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अरे तुम ख़त लिखवा रही हो या डॉक्टर को हालत बता रही हो? जल्द बोलो क्या लिखना है। लिख दो बाबू कि जल्दी से रुपया भेजो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ख़त को तार समझो। छोटी की तरफ से अब्बा को सलाम, रशीद की तरफ से अब्बा को सलाम, मुनिया की तरफ से अब्बा को सलाम, और अब कुछ नहीं, अब जगह नहीं है, पूरा शिजरा लिखवाने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे डांटा। फ़कत व सलाम, शमसू की माँ जुलेखा, लिख कर ख़त मुकम्मल कर दिया। पोस्ट कार्ड उसकी तरफ फेंक कर क़बल इसके वो कुछ कहती मैं भाग गया। ख़त लिखना और ख़त पढ़ना एक मामूल सा हो गया था। जुलेखा, ज़ुबैदा, जनवा बुआ, हामो बुबू और न जाने कितनी बुआएँ हर दूसरे 30 दिन मेरे पीछे रहती थीं। भैया वगैरह बड़े हो गए थे इसलिए घास नहीं डालते थे और मैं छोटे होने की सज़ा भुगत रहा था। हालांकि ख़त लिखवाने से पहले और बाद में वो इस कदर मुबालगा आमेज़ दुआएं देती थीं कि अगर अल्लाह मियाँ इसका 2% कबूल कर लेते तो मेरे कई जन्म सफल हो जाते। कई साल बीत चुके थे और स्कूल की तालीम मुकम्मल करके मैं दूसरे शहर में कॉलेज चला गया था और हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल की ज़िंदगी में अक्सर घर की याद आती तो अम्मा के साथ साथ ख़त लिखवाने वालियों, नल पर लड़ाइयों और कलकतिया लोगों की तस्वीरें भी उभर आती थीं। गर्मी की छुट्टियों में घर आया कर अंदर दाखिल हुआ, होते ही मैंने देखा कि आंगन में बैठी जुलेखा सिल पर मसाला पीस रही थी। वो काफ़ी बूढ़ी नज़र आ रही थी। अम्मा को सलाम करके मैंने जुलेखा को भी सलाम बुआ कहा और हंस कर बैठ गया। बुआ, ख़त नहीं लिखवाना? मेरे इतना कहने पर उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया और उसकी आंखों में बेपनाह दर्द उमड़ आया। उसकी आवाज़ जैसे अंधे कुएं से आई। अब किसको ख़त लिखवाएंगे बाबू?
मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और वो बोलती, कलूट बेचारा मर गया, बीड़ी गोदाम में काम करता था, टीबी हो गई थी, कलकत्ता ही में मर गया। बस एक पोस्टकार्ड आया था गोदाम के मालिक का, बेचारी जुलेखा, 5 बच्चे हैं, सब छोटे, बस एक लड़का 12 साल का है जो बीड़ी बनाता है, 2-3 रुपए कमा लेता है, इसलिए जुलेखा को हमने रख लिया है, ये मेरे यहाँ काम करती है। अम्मा ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और मुझे कलूट के वो ख़त याद आने लगे जिनमें हमेशा ही वो खांसी और बुखार का जिक्र करता था। बेचारा कलूट नहीं बल्कि बेचारी जुलेखा मरने वाली दुआ से निजात पा गई। मरने वाले तो अजाब से निजात पा जाते हैं और ज़िंदा रहने वालों की ज़िंदगी को अजाब झेलना पड़ता है। वक्त गुज़रता गया और तालीम मुकम्मल करके मुझे मुलाजमत मिल गई और इस सिलसिले में काफ़ी दूर, घर से काफ़ी दूर चला गया। अक्सर घर आता भी तो सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। धीरे धीरे महल्ले और उस लोगों की तस्वीरें मद्दिम होती गईं। काफ़ी अरसे बाद जब मैं अम्मा के अलर्ट सुनकर अचानक घर पहुंचा तो अम्मा बिस्तर पर पड़ी थी और सराहने बैठी हुई एक औरत उनके सर में तेल लगा रही थी। मैंने अम्मा को सलाम किया तो घबरा सी गई और उसने जल्दी से अपना आंचल दुरुस्त किया। पायंती बैठकर मैंने अम्मा की तरफ सवालिया उन्हें देखा, बोल पड़ी, अरे इसे तुम नहीं पहचानती? ये जुलेखा की बहू है, जुब्बी, रशीद की बीवी। जुलेखा की शबी मेरी निगाहों में खो गई। जुलेखा बुआ कहाँ है? मैंने पूछा। अरे वो बेचारी तो मर गई, टीबी हो गई थी। रशीद की शादी भी की थी कि चल बसी। ये रशीद की बीवी है जुब्बी। रशीद कलकत्ता में है और बीड़ी गोदाम में काम करता है। अम्मा ने पूरा वाक़या सुना दिया। दरअसल महल्ले के तमाम लोगों के दुख सुख के हालात उन्हें मालूम थे। मैंने फिर जुब्बी की तरफ देखा। उसकी उम्र 17-18 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, मगर वो मुकम्मल औरत बन चुकी थी। उसकी जवानी जैसे ढल चुकी थी, आँखों के गिर्द हल्के थे और चेहरा बीमार नज़र आता था। अम्मा ने मुझे बड़े गौर से जुब्बी को देखते हुए देखा तो कहा, तुम इसे पहचानते नहीं? ये कलूट की बहन बुल्कनी की बेटी है। बचपन में यहाँ काम भी करती थी और अचानक मुझे फटी फ़राक और ऊंचा पजामा पहने वो गंदी सी लड़की याद आ गई जो अक्सर घर में झाड़ू देती या मुर्गियों का डरबा साफ़ करती दिखाई देती थी। अरे ये वाकई वो जुब्बी है, इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी भी हो गई? मैंने हैरत से पूछा और जुब्बी ने हंसते हुए शर्मा कर आंचल में मुँह छिपा लिया। लो सुनो, इसके 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह, अम्मा ने मस्ती में कहा और फिर तअस्सुफ़ के साथ बोली, इन कमबख्तों के यहाँ ऐसा ही होता है। 12 साल में शादी कर देते हैं और 18 साल होते होते 5-6 बच्चे हो गए और बस बचपन से सीधे बुढ़ापे में छलांग लगा देती हैं और मुन्नी की तरह, मट्टी की तरह ढह जाती हैं कमबख्ती की मारी। अम्मा के लहजे में झुंझलाहट थी मगर बेपनाह अपनायत और दर्द भी था। ऐसा लगता था कि उनका बस चलता तो वो जुब्बी का बचपन वापस लौटा देती, नहीं तो कम अज़ कम उसको जवानी ज़रूर अता कर देती। कमबख्ती की मारी अम्मा का मखसूस लहजा था, जुमला था, वो अपनी जुलेखाओं और जुब्बियों के लिए इस्तेमाल करती थीं। इस कमबख्ती की मारी की बलागत का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने इन कमबख्ती की मारियों को देखा है। अम्मा का सारा खुलूस और उनकी सारी अपनायत इन्हीं लफ्ज़ों में पिना थी। वो कुछ इस अंदाज से कमबख्ती की मारी कहती थी जैसे प्यार से दुआएं दे रही हूँ। 2-3 दिनों के अंदर ही जुब्बी की झिझक ख़त्म हो गई और मुझे मालूम हो गया कि इसका शौहर रशीद, जो जुलेखा का बेटा था, कलकत्ते में बीड़ी गोदाम में काम करता है और गोदाम के मालिक ने कलूट मियाँ की जगह रशीद को मुलाजिम रख लिया है। अम्मा के साथ बैठा मैं उधर बातों में मशगूल था कि सामने से जुब्बी नजर आई। उसके हाथ में पोस्टकार्ड देखकर मैं समझ गया कि रशीद का ख़त आया है जिसे वो पढ़वाना चाहती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कहे। मुझे बहुत तरस आया। रशीद का ख़त है, लाओ पढ़ लेते हैं, मैंने हंसते हुए कहा और उसने शर्माते हुए कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ख़त को गौर से देखा। वही पोस्ट कार्ड था, वही तहरीर जो कलूट मियाँ का मुंशी लिखता था, मजमून भी तकरीबन वही। मैंने ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। हसीना की माँ को मालूम हो कि हम खैरियत से हैं और तुम सबका खैरियत चाहता हूँ। हसीना और मुबीना को अब्बा के तरफ से दुआ। हसीना की मालू को मालूम हो कि इस्लाम के बेटा अहमद के साथ 60 रुपया भेज दिया। बाड़ी वाला का किराया दो, हसीना को डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी का हाल सुनकर परेशान है, इंतज़ाम करके रुपया भेज देंगे। हमारा बुखार उतर गया है मगर खांसी ज़्यादा है। मुबीना बेटी को अब्बा की तरफ से प्यार और बाड़ी वाला को सलाम। कम लिखने को ज़्यादा समझो।
खत का जवाब तुरंत दो। सलाम दुआ के साथ, खुर्शीद मियाँ कलकत्ते वाले, लिखने वाले की तरफ से पढ़ने वाले को सलाम। ख़त पढ़कर मुझे हंसी नहीं आई। ख़त लिखने वाले का नाम बदल गया था मगर मजमून वही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कलूट मियाँ के 40 रुपये की जगह रशीद मियाँ के 60 रुपये ने ले ली थी। दो नस्लों के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना ही था, सिर्फ 20 रुपयों का। बकिया, खांसी, बुखार ये सब पुराने थे। मैंने जुब्बी की तरफ देखा। उसकी उदासी उसकी शख्सियत का जुज़ बन चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कली खिलने से पहले मुरझा गई हो। मैंने अब गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ा दिया, लाओ जवाब लिख दूँ। जुब्बी को शायद इस हमदर्दी की उम्मीद नहीं थी। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा और जल्दी से उसने अपने आंचल में छुपाया हुआ कार्ड आगे बढ़ा दिया। बोलो क्या लिखना है, मैंने पूछा। उसने शर्मा कर आंचल में मुँह छिपा लिया। अम्मा हंसने लगी। अरे पगली बोल, शर्माने की क्या बात है, कि ये कोई गैर थोड़ी है। और अम्मा की शह पाकर निगाहें चीशी किए जुब्बी एक मशीन की तरह बोलने लगी। हसीना के अब्बा को सलाम। मालूम हो कि खत मिला, तुम अपना खांसी डॉक्टर को दिखाओ। खांसी बुखार पुराना हो जाता है तब दिक्कत होगा। मालूम कि जो रुपया तुम भेजे थे वो सब खर्च हो गया। बाजी वाला का किराया देना है, हसीना और बोबीना को डॉक्टर को दिखाना है। जल्दी खर्चा भेज दो। और हमारा जी ठीक नहीं रहता है, खांसी है, तलवा जलता है, सर में दर्द है, खाने को जी नहीं चाहता। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जुब्बी के बजाय जुलेखा सामने बैठी कलूट मियाँ को ख़त लिखवा रही है। मैंने जुब्बी की तरफ देखा तो उसकी शक्ल जुलेखा से मिल रही थी और वो मज़ीद बूढ़ी हो चुकी थी। उसको घबराते देखकर मैंने पूछा, बताओ और क्या लिखना है। हसीना के अब्बा को सलाम। इस खत को तार समझो और जल्दी रुपया भेज दो, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हसीना की तरफ से अब्बा को सलाम, मुबीना की तरफ से सलाम। ख़त मुकम्मल कर दिया। फ़कत व सलाम। गैर इरादी तौर पर मैंने लिखने वाले की तरफ से पढ़ने वाले को सलाम लिख दिया और जुलेखा लिख कर पोस्ट कार्ड जुब्बी की तरफ बढ़ा दिया। पोस्ट कार्ड देते हुए अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने ख़त के आखिर में जुब्बी की जगह जुलेखा लिख दिया था। कार्ड वापस लेते हुए जब मैंने उसे दुरुस्त करना चाहा मगर मैं जुलेखा का नाम नहीं काट सका। मैंने जुलेखा के ऊपर जुब्बी का नाम लिखकर उसे जुब्बी बिन्त जुलेखा लिख दिया था। मैंने जिसके हाथों में पोस्ट कार्ड दिया वो जुलेखा बुआ ही तो थी।